सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का जो एनएचएम आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर का पेपर लगा था 11 जून 2025 को, उसके हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बिल्कुल पेपर में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था FOSS के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए थे। पहला ऑप्शन था कि यह निःशुल्क उपलब्ध है, पर इसके बाद इसमें संशोधन वर्जित है। इसका उपयोग केवल भुगतान के बाद ही किया जा सकता है। इसके वाणिज्य उपयोग के लिए सदस्यता जरूरी है और यूजर्स सॉफ्टवेयर संशोधित और पुनर्वर्तित कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर था ऑप्शन नंबर डी कि यूजर्स सॉफ्टवेयर संशोधित और पुनर्वितरित कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन है कि सप्तको द्रव्य संग्रह यानी 7 द्रव्यों का संग्रह किस व्याधि से संबंधित है। ऑप्शन था ज्वर, कृमि रोग, कुष्ठ और अतिसार। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है 7 द्रव्यों के संग्रह से संबंधित एक व्याधि है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि अनल्पमूलम चिरवृद्धापाकम निम्नलिखित में से किस व्याधि का सामान्य लक्षण है। ऑप्शन थे अर्बुद, ग्रंथि, विद्रदी और विसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्बुद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सुश्रुत संहिता के अनुसार संधि शून्यता किस धातु क्षय का लक्षण है। संधि शून्यता है जो किस धातु क्षय का लक्षण है, सुश्रुत के अनुसार बताना था साथियों। ऑप्शन ए था मेद क्षय, शुक्र क्षय, अस्थि क्षय और मज्जा क्षय। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मेद क्षय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का सुश्रुत संहिता के अनुसार नेत्र गौरव का लक्षण है। नेत्र गौरव है वो किसका लक्षण है। ऑप्शन थे मेद वृद्धि का, मज्जा वृद्धि का, कफ वृद्धि का या रस वृद्धि का। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा मेद वृद्धि का। तो नेत्र गौरव है वो मेद की वृद्धि होती है। नहीं साथियों, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कफ वृद्धि। जो नेत्र गौरव है वो कफ वृद्धि के कारण होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिशु द्वारा दांतों से होंठ को दबाना किस व्याधि का लक्षण है। ठीक है, ऑप्शन थे उत्फुल्लिका, उदरशूल, मूत्रक्रच या मलबद्धता। तो इसका आंसर हो जाएगा मूत्रक्रच। जब साथियों मूत्रक्रच होता है तो शिशु जो है अपने दांतों को होंठ से दबाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि किस व्याधि में बालक के मुखपाक, नासापाक, अक्षिपाक होता है। किस व्याधि में बालक है उसको मुखपाक, नासापाक और अक्षिपाक होता है। ऑप्शन थे छिरालसक, वाल रोग, तुंडिकेरी और कृमि रोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छिरालसक। आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन था साथियों कि व्रण वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन थे 8, 11, 3 और 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 प्रकार के व्रण वस्तु बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार सदोव्रण के भेद कितने हैं। जो सदोव्रण है उसके भेद कितने हैं। साथियों, ऑप्शन आप लोगों के सामने थे 7, 8, 5 और 6। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सदोव्रण के भेद 6 होते हैं साथियों। सदोव्रण के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि प्रतिसारणीय एवं पाणनीय भेद किसके हैं। तो आप सभी जानते हैं क्षार के भेद हैं ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षोद्र, गुड़ एवं स्नेह से अग्निकर्म का उपयोग किसमें किया जाता है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है मेदोगत व्याधि, संधिगत व्याधि, त्वगत व्याधि और मांसगत व्याधि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेदोगत व्याधि में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्याधि में वेधन कर्म प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है स्लीपद, विदारिका, मूत्रवृद्धि या उपजीविका। आंसर हो जाएगा आपका स्लीपद, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि वालस रूल ऑफ 9 का उपयोग किसके पता लगाने में किया जाता है या किसका अनुमान लगाने में किया जाता है। ऑप्शन थे पीड़ित की आयु, दर्द का स्तर, जलने का कुल क्षेत्रफल या जलने की गहराई। तो इसका आंसर होगा जलने का कुल क्षेत्रफल। यह रूल ऑफ 9 से हम पता करते हैं। ठीक है साथियों,
इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन आता है कि तर्पण के सम्यक योग के उपरांत किया जाने वाला क्रियाक्रम। तो तर्पण है उसके सम्यक योग के बाद में कौन सा क्रियाक्रम करते हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है पुटपाक, अश्चोतन, अंजन और छालन। इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा पुटपाक। तर्पण के बाद में साथियों पुटपाक करते हैं। अगला क्वेश्चन था आप लोगों का, किस नस्य में चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अपपीड़न नस्य में, प्रतिमर्श नस्य में, मर्श नस्य में या प्रधमन नस्य में। तो प्यारे साथियों, नस्य में, किस नस्य में चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो चूर्ण का जो प्रयोग है वो प्रधमन नस्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता के अनुसार पित्त दुष्टि में रक्त मोषण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों, पित्त दुष्टि में किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन है अलाबू, घटी यंत्र, जलोका या श्रृंग। इसका आंसर हो जाएगा जलोका का उपयोग करते हैं पित्त दुष्टि के अंदर। उसके साथ में अगर अलाबू की बात करें, अलाबू का प्रयोग हम कफ की दुष्टि में करते हैं। कफ की दुष्टि में हम अलाबू का प्रयोग करते हैं। और श्रृंग का प्रयोग किस में करते हैं। श्रृंग का प्रयोग करते हैं वात दुष्टि में। श्रृंग और घटी का उपयोग जो करते हैं हम वात दुष्टि में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता के अनुसार गोशुर सिद्ध सर्पी, यानी सर्पी का मतलब होता है साथियों घृत, यानी गोशुर सिद्ध घृत का प्रयोग गर्भिणी परिचर्या के किस माह में करते हैं। ऑप्शन है 5वां महीना, 6ठा महीना, 3रा महीना या 4था महीना। आंसर हो जाएगा 6ठा महीना। 6ठे महीने के अंदर हम गोचुर से सिद्ध घृत का प्रयोग करते हैं या फिर इसके स्थान पर यवाकू का प्रयोग करते हैं। दोनों ही क्वेश्चन आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठा महीना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से था कि किस प्रकार का मेलवेयर बिना होस्ट एप्लीकेशन के खुद को दोहरा सकता है। स्पाईवेयर, रूटकिट, ट्रोजन हॉर्स या वर्म। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्म। अगला क्वेश्चन भी कंप्यूटर से ही था। ये बोल रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य रूप से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या सी लैंग्वेज या डी ऑप्शन है मशीनी लैंग्वेज। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मशीनी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। कथन आप लोगों के सामने है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर कह रहा है कि कौन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हार्डवेयर के भौतिक उपकरण शामिल है। हार्डवेयर है जो भौतिक उपकरणों में शामिल है, जबकि सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम और निर्देश शामिल होते हैं। और डी ऑप्शन है आप लोगों का है सॉफ्टवेयर में मूर्त घटक शामिल होते हैं, जबकि हार्डवेयर में प्रोग्राम शामिल होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हार्डवेयर जो होते हैं वो भौतिक उपकरणों में शामिल होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, जबकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर फीड होते हैं, वो प्रोग्राम होते हैं और निर्देशों के समूह होते हैं। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि सीपीयू में वर्ड साइज शब्द का अर्थ है। ऑप्शन हम दे रखे हैं, यह बिट्स की संख्या है जो रजिस्टर स्टोर कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी है कि वह शब्द जो संख्या जो एक रजिस्टर स्टोर कर सकते हैं। नंबर सी है डेटा की वह मात्रा जिसे सीपीयू एक क्लॉक साइकिल में प्रोसेस कर सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है मुख्य मेमोरी संग्रहित निर्देशों की लंबाई। तो सीपीयू में वर्ड साइज है उसका क्या अर्थ है। वर्ड साइज का जो अर्थ है साथियों बिट्स की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए बिट्स की संख्या है जो एक रजिस्टर स्टोर कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फाइल को स्लाइड या वेबसाइट से जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। कोई भी फाइल है उसको स्लाइड या वेबसाइट से जोड़ेंगे तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है हाइपरलिंक, ऑप्शन नंबर बी है एक्शन बटन, ऑप्शन नंबर सी है ऑटोसेप्स, ऑप्शन नंबर डी है स्लाइड डिजाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपरलिंक का उपयोग हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फायरवॉल कैसे लागू किया जा सकता है। ऑप्शन है आप लोगों का है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों में, केवल एंटीवायरस प्रोग्राम के माध्यम से, केवल हार्डवेयर में या केवल सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों फायरवॉल को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में लागू कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 23वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 24वें प्रश्न की, जो आपका हिंदी का दिखाई दे रहा है कि अशुद्ध वाक्य बताना है। हर एक आदमी आएंगे, उन्होंने हाथ जोड़े, इन्होंने आपका घर देखा, मैंने पीतल खरीदा। दोस्तों हर एक आदमी आएंगे ये ऑप्शन इसके अंदर गलत है। हर एक आदमी आएंगे ये
अशुद्ध वाक्य हैं, शुद्ध वाक्य नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पर्यायवाची से है कि हमें इसमें इंद्रपुरी, इंद्र, ईश्वर और असुर एक साइड ये नाम दे रखे हैं और इनको पर्यायवाची से मिलाना है। दोस्तों हम देखते हैं ईश्वर के दोस्तों जो पर्यायवाची हमें होंगे वो होंगे परमात्मा, जगदीश और ईश। दोस्तों तीसरे नंबर का ऑप्शन है, उसका आंसर फर्स्ट होगा इस तरीके से। तो ये देख लो, थर्ड में फर्स्ट खा दे रखा है, थर्ड में फर्स्ट, चौथा ऑप्शन है डी, सिर्फ इसी में दे रखा है। फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, एक और ऑप्शन हम मिला लेते हैं। अगला हम मिलाते हैं असुर। असुर के जो पर्यायवाची हैं वो होते हैं दोस्तों दानव, रजनीचर और धनुष, ये इसके होते हैं। तो चौथे नंबर में थर्ड, इसमें दे रखा है क्या डी में, चौथे नंबर में थर्ड ये दे रखा है, राइट आंसर आपका डी ही होगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप मरे ना लाठी टूटे लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन दे रखे हैं, बिना खर्च किए काम अच्छा होना, किसी से कोई मतलब नहीं, काम बन जाए हानि भी न हो, कार्य प्रारंभ करते ही मुसीबत आना। तो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, यानी काम भी बन गया और हानि भी नहीं हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द से सौम्य शब्द का विलोम है। ऑप्शन दे रखे हैं, उग्र और असौम्य दोनों, स्तुत्य, उग्र और असौम्य। तो आंसर हो जाएगा उग्र। उग्र इसका ये विलोम होता है सौम्य का, जो सौम्य है इसका विलोम साथियों उग्र होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि सहबहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन है वीणा पाणी, सबल, वातावाती या धनुर्बाण। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो वीणा पाणी होगा। क्या होगा? वीणा पाणी। वीणा पाणी के अंदर बहुव्रीहि समास है। सबल, सबल के अंदर अव्ययभाव समास है। वातावाती इसके अंदर आपका जो है द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, इसके साथ में ही हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी 6 रोग की जीवाणुनाशक पहली पंक्ति औषध है। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका 29 जो नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरकोक्त 5 प्राश्रैतिकी पेय के घटक द्रव्यों में कौन सा नहीं है। मज्जा, दुग्ध, घृत और वसा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध इसका। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि चरक के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय मास में गर्भ का स्वरूप बताना है। चरक के अनुसार गर्भ का स्वरूप, ऑप्शन नंबर है खेटभूत, स्थिरत्व और सर्वांग अवयव। खेटभूत, घन, सर्वांग अवयव, कलल, स्थिरत्व, सर्वांग अवयव और कलल, घन और सर्वांग अवयव। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट महीने के अंदर जो है जो बालक होता है वो खेट ऊत की तरह होता है, द्वितीय माह में घन रूप में आ जाता है और तृतीय मास में सारे अंग अवयव वो की उत्पत्ति हो जाती है। ये चरक के अनुसार है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि कथन है, 2 कथन दे रखे हैं, फिर ऑप्शन दे रखे हैं। देखते हैं पहला कथन। पहला कथन कह रहा है कि चतुर्थ मास में गर्भ स्थिरता उत्पन्न होती है। चतुर्थ मास में गर्भ में स्थिरता उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में कथन सेकंड कह रहा है कि चतुर्थ मास में गर्भिणी का शरीर भारी प्रतीत होता है, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मिलान करवा रहा है। पृथ्वी, वायु, आप और क्लेद प्राण मूर्ति। तो वायु दोस्तों प्राण होती है, बिल्कुल इसका आंसर जो है दूसरे का भी दूसरा ही होगा। ऑप्शन में जाते हैं, देखते हैं दूसरे का दूसरा किस में दे रखा है, डी में देख रखा है। अगले क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत ही नहीं है साथियों, डायरेक्ट डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार परिणामकर भाव नहीं है। तो क्लेद, पाचक पित्त, उष्मा या वात। आंसर हो जाएगा पाचक पित्त आपका हार परिणामकर भाव नहीं है। उसके बाद में हम 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आचार्य चरक के अनुसार कितने अंगुल छोड़कर नाभि नाल छेदन करना चाहिए। 8 अंगुल, 9 अंगुल, 6 अंगुल या 7 अंगुल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अंगुल छोड़कर हमें नाभि नाल छेदन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चरक के अनुसार नेत्रवस्ती के कुल कितने दोष होते हैं। नेत्रवस्ती के कुल कितने दोष होते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 8 दोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा है कि वसंत ऋतु में अनुवासन वस्ती किस समय देने का विधान है। वसंत ऋतु के अंदर किस समय हम अनुवासन वस्ती देते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, प्रातःकाल है, कभी भी दे सकते हैं, दिन में या रात्रि में। तो इसका आंसर हो जाएगा दिन में। वसंत ऋतु में हम अनुवासन वस्ती दिन में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्य प्रधान, गुण प्रधान, वीर्य प्रधान किस सिद्धांत के उदाहरण है। ऑप्शन है अधिकरण, अव्युपगम, सर्वतंत्र या प्रतितंत्र। आंसर हो जाएगा डी, प्रतितंत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, इसका आंसर देखते हैं। ये इसमें अभिकथन दे रखे हैं, ठीक है। तो अभिकथन ए देखते हैं कि टीबी नियंत्रण गतिविधियों के लिए दवा प्रतिरोधी निगरानी डीआरएस आवश्यक है, ठीक है। फिर कारण दे रखा है आर, ये बोल रहा है कि बहु दवा प्रतिरोधी क्षय रोग की व्यापकता को मापने के लिए डीआरएस किया जाता है ताकि उपचार रणनीति बनाई जा सके। दोस्तों कथन दोनों ही सही है, दोनों ही कथन सही है। टीबी नियंत्रण और क्षय रोग को टीबी कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि टीबी नियंत्रण गतिविधियों के लिए दवा प्रतिरोध निगरानी डीआरएस आवश्यक है, बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है ये आर, कारण बोल रहा है कि बहु दवा प्रतिरोधी क्षय की व्यापकता को मापने के लिए डीआरएस किया जाता है ताकि उपचार की रणनीति बनाई जा सके। तो प्यारे साथियों दोनों ही ऑप्शन सही है। पहली बात तो ए और आर दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी ये तो गलत हो जाएंगे आपके, क्योंकि दोनों ही सही है। फिर इसके अंदर हम देखते हैं कि सी ऑप्शन क्या कह रहा है। सी बोल रहा है कि आर ए की सही व्याख्या करता है, और डी कह रहा है कि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो नहीं करता है या करता है, तो दोस्तों इस व्याख्या तो कर रहा है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। इधर भी डीआरएस के बारे में बता रहे, इधर भी डीआरएस के बारे में बता रहे, इधर भी टीबी के बारे में बता रहे, इधर भी टीबी के बारे में बता रहे। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है और आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। इस तरीके से आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि कौन सा कीटाणुनाशक मच्छर नियंत्रण में काम नहीं आता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मदर टिंचर का जो प्रयोग है वो मच्छर नियंत्रण में नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका RMNCH+ के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरण के हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बताना है दोस्तों RMNCH+ के तहत जो साप्ताहिक सप्ताह में देते हैं आयरन और फोलिक एसिड की जो दवाई है उसके बारे में कथन दे रखे हैं, कौन से सही है कौन से गलत है ये बताने हैं इस वीडियो, ठीक है। तो ऑप्शन ये दे रखा है कि साप्ताहिक 100 ml जो mg जो सप्ताह में 100 mg मौलिक आयरन और 500 मिलीग्राम माइक्रोग्राम फोलिक एसिड एक निश्चित दिवस में देना चाहिए। तो दोस्तों ये तो सही है, बिल्कुल सही है कि जो आयरन होता है वो 100 mg देते हैं और जो फोलिक एसिड होता है वो 500 माइक्रोग्राम देते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि मध्यम गंभीर एनीमिया के लक्षित समूह की जांच करना, इन्हें उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए रेफर करना, ये भी ठीक है दोस्तों, ये भी इसी के अंदर आता है, दोनों ऑप्शन सही है। फिर है मासिक धर्म स्वास्थ्य और आशा और नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण देना, नहीं साथियों ये गलत है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का चौथा क्या कह रहा है कि वर्ष में 2 बार एल्बेंडाजोल 400 ml एल्मिंथ संक्रमण को रोकने के लिए देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आप लोगों का सही है। तो इस तरह पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों ऑप्शन आप लोगों के सही है, ठीक है। तो हम ऑप्शन लगाते हैं इसमें, पहला सही है हमारा, दूसरा सही है और चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 42 नंबर का एक क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है कि प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वितीय चरण RCH सेकंड के अंतर्गत प्रमुख रणनीति। जो RCH का सेकंड फेज है दोस्तों, फर्स्ट फेज 1997 में और आया था, और जो RCH का सेकंड फेज है वो आप लोगों का 2005 में आया था, ठीक है। 2005 में इसका सेकंड फेज आया था। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो प्रमुख रणनीति थी वो क्या थी। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करना, 3 प्रसवोत्तर जांच का प्रावधान, गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण या न्यूनतम 3 प्रसव जांच का प्रावधान। तो इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके अंदर आया था कि प्रसव होता है तो इससे पहले कम से कम 3 जांचों का प्रावधान था, ठीक है। करवाना ही पड़ेगा 3 जांचें प्रसव होने के पहले, ठीक है। ये इसके अंदर प्रावधान था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 नंबर का। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाइए। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम, विशेष पोषण कार्यक्रम, मिड डे मील प्रोग्राम और मिड डे मील स्कीम, ठीक है। इनको मिलाना है। ये चीज़ें जो सामुदायिक पोषण कार्यक्रम है एक साइड, और एक साइड दे रखे हैं मंत्रालय, कौन सा कार्यक्रम जो है कौन से मंत्रालय से संबंधित है इसको मिलाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम जाते हैं मिड डे मील। जो मिड डे मील है उसको मिलाते हैं। तो मिड डे मील जो स्कीम है दोस्तों वो शिक्षा मंत्रालय की थी। किसकी थी? शिक्षा मंत्रालय की थी मिड डे मील योजना। तो चौथे में ए, मात्र एक ही ऑप्शन में है, डी के अंदर है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर भी हम एक और मिला लेते हैं। अब हम बात करते हैं मिड डे मील स्कीम की।
या मिड डे मील स्कीम को छोड़ो, आप लोग बात करो विशेष पोषण कार्यक्रम की। जो विशेष पोषण कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? तो पोषण कार्यक्रम आप लोग सब जानते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इन ऐसी चीज़ों को चलाता है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो चौथे के अंदर वो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? नवंबर 2004 में, नवंबर 2005 में, अक्टूबर 2004 में या अक्टूबर 2005 में? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नवंबर 2004 के अंदर एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अब आप लोगों का ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। आंसर हो जाएगा आप लोगों का पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 46। साथियों वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन की कि ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि डेटा संग्रह करना कभी कभी कठिन कार्य क्यों होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, डेटा एक ही स्थान पर रखा जाता है, कैप्चरिंग प्रक्रिया की सरलता, डेटा केवल एक डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है, या डेटा स्रोत असमान होते हैं। तो दोस्तों 46 क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि डेटा संग्रह करना कभी कभी कठिन कार्य क्यों होता है? डेटा संग्रह करना कठिन कार्य होता है क्योंकि जो डेटा होता है उसके स्रोत होते हैं वो असमान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी डेटा होता है वो अलग अलग जगहों पर डेटा होता है और वहां से संग्रह करना एक कठिन कार्य होता है, ठीक है। 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि यह सॉफ्टवेयर की श्रेणी उपयोगकर्ता को अपना सॉफ्टवेयर कंटेंट बनाने की अनुमति देती है, चाहे वे व्यक्तिगत योगदान से हो या सहयोग के माध्यम से। ऑप्शन नंबर दे रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, ओपन सोर्स, फ्रीवेयर या क्रिएटिव कॉमन्स। आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स, ऑप्शन नंबर बी। 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन का है, 48 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। एनएचएम जो एग्जाम 2025 जून में हुई थी उसी के बिल्कुल पेपर है ये, फेस टू फेस, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं है और उसी तरह का ऑप्शन है। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान से देख लेना चाहिए क्योंकि आगामी एग्जाम अभी 546 पदों पे पुनः एक और भर्ती होगी एनएचएम के अंदर ही, आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाए। तो मैं तो साथियों यही कहूँगा कि आप लोगों को ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम लगभग 50 क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे और अगली वीडियो आएगी उसके अंदर 50 और करवा देंगे, तो आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा साथियों। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों को अच्छी वीडियो लग रही है या कुछ आपकी हेल्प हो रही है तो कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में 48 क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसका कथन बोल रहा है कि डेटा भंडारण एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है क्योंकि डेटा बहुत तेजी से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब कारण दे रहा है कि एक डिजिटल स्टोरेज डिवाइस की लागत में कमी ने डेटा भंडारण प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद की है। अब सही विकल्प चुनना है हमें, ठीक है। सही विकल्प कैसे चुनेंगे दोस्तों? डेटा भंडारण एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है, ये जो कथन है वो सही बात है क्योंकि डेटा आजकल इतना ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है या अन्य अन्य अलग अलग स्रोतों से हम डेटा को प्राप्त करते हैं, तो इसको भंडारण कहाँ पे करें ये एक चुनौती है। तो पहला कथन है जो ए है वो सही है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो दोस्तों नहीं, आर सही है, आर गलत नहीं है और ए भी सही है, ठीक है। तो दोनों ही कथन सही है, दोनों ही कथन सही है, लेकिन जो आर है वो एक की स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो कथन तो दोनों ही सही है लेकिन जो आर है वो एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 49 नंबर का। एनिमेशन यह निर्धारित करता है कि टेक्स्ट कैसा दिखता है, स्लाइड कैसी दिखती है, स्लाइड कैसे दिखाई देती है, या स्लाइड में आइटम कैसे दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड कैसे दिखाई देती है ये एनिमेशन निर्धारित करता है, ठीक है। अब 50 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का है कि निबल 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 में कितने वीड्स होते हैं? निबल में कितने वीड्स होते हैं? ऑप्शन आप लोगों के सामने है 8, 6, 2 या 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 वीड्स होते हैं एक निबल में, ठीक है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, स्मार्ट गवर्नेंस द्वारा जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाती है? ऑप्शन नंबर दे रखा है ए, सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण करके,
बी है सार्वजनिक भागीदारी को सीमित करके, सी दे रखा है सार्वजनिक कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर, या डी प्रभावशाली प्रबंधन सूचना प्रणाली और प्रदर्शन मापन क्रियाविधि के माध्यम से। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रभावशाली प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS और प्रदर्शन मापन क्रियाविधि के माध्यम से इसकी स्मार्ट गवर्नेंस की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। ये बोल रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में सही विकल्प को चुनना है। इसकी शुरुआत किसकी, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। बिल्कुल सही कथन है, ये सही बात है, बिल्कुल ऑप्शन है ना, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये सही बोल रहा है। इस स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके दो सब मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी व ग्रामीण। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही ऑप्शन आप लोगों के सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर का। 53 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना। दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन है तो पेयजल यानी पानी से इसका क्या कॉन्टैक्ट है, इसका कोई संबंध नहीं है स्वच्छ भारत मिशन का पेयजल। मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना, नहीं, मासिक धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, नहीं, पानी से कोई लेना देना नहीं है। खुले में शौच का उन्मूलन करना, बिल्कुल साथियों, स्वच्छ भारत मिशन जो अभियान है उसका उद्देश्य है कि खुले में शौच का उन्मूलन करना है, खुले में शौच कोई नहीं जाए, सभी घरों में शौचालयों का निर्माण करवा दिया जाए, ये स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है। ठीक है, तो साथियों आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे नहीं साथियों, क्वेश्चन आप लोगों के पूरे हो चुके हैं 53। इस वीडियो के अंदर मैंने 53 क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करवाए हैं। अगली जो वीडियो आएगी 47 क्वेश्चन आप लोगों को बच रहे हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन का आपका पेपर हुआ था। तो 47 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो भी मैं अगली वीडियो में आप लोगों को ला दूंगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अच्छे से कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए। ठीक है, तो साथियों धन्यवाद, राम राम।